हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब तक हमने लास्ट जो चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने इतना जान लिया था कि यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो मैटर है, और मैटर किससे बना होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। तो अब हम बात करेंगे कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है। समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंटल पार्ट पे ज़्यादा फोकस ना करके जो एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट्स आए हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं और क्वेश्चन के लिए हमें वो रिजल्ट्स की बहुत ज़रूरत होगी। चाहे हमें एक्सपेरिमेंट का पता हो या नहीं हो, पर हमें रिजल्ट हमेशा हर एक्सपेरिमेंट का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसकी बात चल रही थी 404 साल ईस्वी पूर्व इसकी बात हुई। तब कुछ इंडियन और कुछ यूनानी जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये बात बोल दी कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम को बोला। बट वो लोग क्या थे? फिलोसोफर्स थे, वो तो दार्शनिक थे। उन्होंने बस बोल दिया। 404 साल, आज से 404 ईस्वी पूर्व उन्होंने ये बात बोल दी थी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम होता है। अब उन्होंने बोल दिया, बट उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव नहीं किया, क्योंकि वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो तो क्या थे? फिलोसोफर्स थे। उन्होंने बोल दिया। उसके बाद 1808 में सबसे पहले डाल्टन ने इस बात पे स्टडी की, और उन्होंने 1808 में डाल्टन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, और उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मैटर का वो क्या होता है? एटम होता है। और एटम क्या होता है? उसने बोला कि एटम नॉन डिविजिबल होता है और अनकटेबल होता है। ना तो इसको और काट सकते हैं, ना इसको और डिवाइड कर सकते हैं। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट उन्होंने भी एटम को बोला। बट उन्होंने डाल्टन ने डाल्टन्स एटम थ्योरी दी थी, और उसमें उन्होंने ये बात बोली। बट ये बात सही नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि एटम से भी छोटे और सब पार्टिकल होते हैं जो क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट तब तक ये बात किसी को पता नहीं थी। जब डाल्टन ने अपना ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी, तो उसके बाद लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया और उस पर और अधिक स्टडी की। जब और ज़्यादा स्टडी की तो फिर लोगों ने ये पता किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। मोर स्टडी हुई तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात बाहर आई, और वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। अब अलग अलग ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे पता चले? ये एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, हम उसकी बात नहीं करेंगे, बट हम ये ज़रूर बात करेंगे कि किसने एक्सपेरिमेंट किया, कब किया, और जो एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट्स क्या थे, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, तो 1897 में जे थॉमसन ने, किसने? जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये पता किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि E/me मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो कितना होता है, ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया। और उसकी वैल्यू थी 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये बहुत ज़रूरी है। अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो अगर आप चाहते हो तो 11th NCERT से पढ़ लें, बट ये जो रिजल्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। समझ में आ गया
किसने किया था? जे थॉमसन ने किया, और उन्होंने चार्ज अपॉन मास का रेशियो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल लिया, जो था 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस पर और स्टडी हुई, और मिलिकन ने इसी पे एक्सपेरिमेंट किया। मिलिकन ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो वो कितना था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो था -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये किन्होंने निकाला? ये मिलिकन ने निकाला। और जब हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और ई अपॉन चार्ज अपॉन मास का वैल्यू भी हमारे पास था, तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेशन के थ्रू बाई कैलकुलेशन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक्सपेरिमेंटली नहीं निकला है, जो ये डेटा इन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाले उन्हीं से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। तो वो कैसे निकला? ई अपॉन एम ई इक्वल्स टू 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी इक्वल्स टू लिख सकते हैं ई की वैल्यू मिलिकन ने निकाल दी थी, जो कितनी थी? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम थी। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई कैसे निकलेगा? ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम अपॉन 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। मतलब जो वैल्यू आएगी वो केजी में आएगी। वो आई थी 9.109 इंटू 10⁻31 केजी। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेशन के थ्रू निकाल लिया, क्योंकि डाल्टन ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास की वैल्यू अपने एक्सपेरिमेंट से निकाल दी थी, और फिर मिलिकन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने एक्सपेरिमेंट से निकाल दिया था, जिससे फिर हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। समझ आ रहा है? अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन के बारे में कन्फ्यूजन रहता है। कोई बोलता है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, और कोई बोलता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की, और कोई बोलता है गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन की खोज के लिए बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। कोई बोलता है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, और कोई बोलता है कि रदरफोर्ड ने की। तो एक्चुअल में किसने की? तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने ही की थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि सबसे हल्का प्लस सबसे लाइट वेट प्लस छोटा पॉजिटिव चार्ज उनको कहाँ से मिला था? H+ चार्ज H+ से मिला था, और उन्हीं H+ को उन्होंने प्रोटॉन बोल दिया। बस उन्होंने इतना ही किया था। उनको हल्का और छोटा पॉजिटिव चार्ज मिला, वो था H+ था, और उसको उन्होंने प्रोटॉन बोला। बट रदरफोर्ड को क्यों बोलते हैं? क्योंकि रदरफोर्ड ने यही एक्सपेरिमेंट अलग अलग न्यूक्लियस में किया, और उन्होंने हर न्यूक्लियस में उनको पॉजिटिव चार्ज मिला, और इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई एक्सपेरिमेंटली किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। समझ में आ रहा है? रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके थ्रू उन्होंने अलग अलग न्यूक्लियस में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रोटॉन को आइडेंटिफाई किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। समझ में आ रहा है? अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन को ये किया था 1886 में, तो गोल्डस्टीन ने किया था। ये किया था 1970 से 1920 के बीच, ये रदरफोर्ड ने किया था। किसने? रदरफोर्ड ने। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी। बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की, और उनको न्यूट्रॉन मिला। समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं। अब हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें सबके चार्ज, सबके रिलेटिव मास, सबका रिलेटिव चार्ज होगा, जो हमें याद करना है, क्योंकि वो हमारे हर न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आएगा। ओके, तो अब हम एक चार्ट बना लेते हैं।
तो पहली बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की, देन प्रोटॉन की, एंड देन इलेक्ट्रॉन, देन न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का चार्ज हमें पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का बिल्कुल सेम चार्ज है, बस साइन चेंज है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो अब इनका रिलेटिव सापेक्ष चार्ज क्या होगा, इसका होगा -1, इसका होगा +1 और इसका 0 होगा। समझ आ रहा है। अब मास की बात कर लेते हैं, तो इसका है 1.909 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इनका है 1.6 इंटू 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका है 1.6493 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसका रिलेटिव मास इसका 1, इसका 1 और इसका 0 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब कहने से तो कोई नहीं मानेगा ना, अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसकी स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर वो स्टेबल ही नहीं है तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। तो अब इनकी कि एक्चुअल में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, ये अगर हमने समझा दिया कि ये स्टेबल भी हैं तो ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। और अगर इनकी स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो इनकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, तो अब उनकी बात कर लेते हैं हम। स्टेबिलिटी के लिए, तो इनकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए 2 इम्पोर्टेंट मॉडल आए थे जो कुछ हद तक समझा पाए, बाकी तो एकदम ही फेल हो गए थे। तो उनकी बात कर लेते हैं। पहला था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट। जे और दूसरा था रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उसको अल्फा पार्टिकल, उन्होंने इसमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवा के एक्सपेरिमेंट किया था। समझ आ रहा है। तो जे थॉमसन का जो प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक्चुअल में ये तो स्ट्रक्चर बिल्कुल ही नहीं समझा पाए थे। बस इन्होंने ये बोल दिया था कि जैसे कि तरबूज होता है, उसमें जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पूरा मास होता है वो क्या होता है, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और वो सब रहते हैं। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं। हमें पता है कि मास तो कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था। अब बात करते हैं रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके 3 इंपॉर्टेंट उन्होंने कंक्लूजन बताए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने एक्चुअल में सही बताए। और इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के जो ये रिजल्ट्स थे, इन्हीं को लेके लोगों ने फिर आगे बोहर का मॉडल आया, ये सब हुआ। समझ आ रहा है। तो इनके 3 जो अच्छे जो इनके रिजल्ट्स थे उनकी बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इनके जो रिजल्ट्स थे उनकी बात कर लेते हैं। पहला रिजल्ट इन्होंने ये दिया कि कोई भी मैटर होता है उसका जो पॉजिटिव प्लस जो मैसिव पार्ट होता है, मतलब जिसमें मोस्ट ऑफ जो मास होता है एटम का, वो कहाँ रहता है, वो उसके सेंटर में रहता है। बिल्कुल सही बात है, हम आज भी मानते हैं बात कि जो भी पॉजिटिव प्लस जो एटम का जो मोस्ट ऑफ मास है वो उसके सेंटर में रहता है। और उसी सेंटर को उन्होंने, रदरफोर्ड ने उसका नाम दिया था नाभिक, न्यूक्लियस। समझ आ रहा है। दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों ओर, उस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उस सर्कुलर पाथ को, एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, उस सर्कुलर पाथ को उन्होंने ऑर्बिट बोला। समझ आ रहा है। तो दोनों बात सही है।
तीसरा उनका सबसे अच्छा रिजल्ट ये था कि जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये आपस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं, फोर्स से बंधे हुए रहते हैं। ये इनके एक्सपेरिमेंट के 3 अच्छे रिजल्ट्स थे जो बिल्कुल इन्होंने सही दिए थे, बट फिर इनका एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हो गया? तो इनके 2 ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अदरवाइज उन्होंने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही अच्छा किया था। ओके, तो अब इनके एक्सपेरिमेंट के हम ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। तो इनके एक्सपेरिमेंट के ड्रॉबैक्स में पहला ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसका कंपैरिजन इन्होंने सोलर सिस्टम से किया था। जो हमारा सौर मंडल है उसके इक्विवेलेंट अपने मॉडल को रखा। इन्होंने बोला कि ये जो एटम होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है सौर मंडल के बराबर, उसके बिल्कुल जैसा बताया उन्होंने। और उन्होंने बोला कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है एटम का वो किसके इक्विवेलेंट होता है? वो सूर्य के इक्विवेलेंट होता है, सन के। समझ आ रहा है? जैसे सन के चारों ओर ऑर्बिटल जो ग्रह वगैरह जो चक्कर लगाते हैं वैसे ही तो ग्रह का कंपैरिजन इन्होंने किससे किया? इलेक्ट्रॉन से किया। और ये सब आपस में किससे बंधे होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जो था Q1 Q2 अपॉन r²। बट ग्रह तो क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल नहीं होते, बट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो मान लिया कि ये पॉजिटिव जो हमारा न्यूक्लियस है इसके चारों ओर अगर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटेगा तो यहाँ मान लो कि इस पोजीशन पे है अभी इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूवमेंट कर रहा है तो कुछ टाइम बाद वो यहाँ आ जाएगा, तो अब उसकी डायरेक्शन कुछ वाई हो जाएगी। तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी घूम रहा है तो भी अगर डायरेक्शन में चेंज आएगा तो क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो जब एक्सीलरेशन आएगा तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो कि घूम रहा है और उसमें एक्सीलरेशन आ जाता है तो वो क्या करता है? रेडिएशन, विकिरण रेडिएशन को क्या करता है? इमिट करता है, रेडिएशन उत्सर्जित करेगा वो। और अगर वो एनर्जी का लॉस करेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे एनर्जी का लॉस करते करते सर्कुलर पाथ में होते होते उसको न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। हर इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर एक पाथ में ही चक्कर लगाते रहते हैं, वो कभी भी आके न्यूक्लियस में नहीं मिलता। अगर न्यूक्लियस में मिलता तो फिर हमें एटम की स्ट्रक्चर कहाँ मिलती? नहीं मिलती। तो ये उनका पहला ड्रॉबैक था कि ये नहीं समझा पाए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा तो वो रेडिएशन अगर इमिट करेगा फिर भी वो स्टेबल क्यों है, ये नहीं समझा पाए। दूसरा, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई बात नहीं की थी कि एनर्जी लेवल होते हैं, उन सब के बारे में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं बताया था। ये 2 इनके बड़े ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। समझ गए? ओके, अब मैं एक ट्रिक शेयर कर देती हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो मैंने आपको बताए थे, जो एटम के जो सब पार्टिकल्स थे, उनके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किसने किया। वो है, हमारी ट्रिक है, ईंट पर पोगो नाचे। अब इस ट्रिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने, टे से थॉमसन। प्रोटॉन, प्रोटॉन को अलग अलग न्यूक्लियाई में किसने देखा? रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? वो था गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। समझ आ रही है ये ट्रिक? चलिए अब बाकी की बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।